बाईस अगस्त 2023 से प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रहेंगे। 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साल 2019 के बाद पहली बार ये बैठक इन पर्सन आयोजित की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के बाद ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग्स में भी हिस्सा लेंगे। इन समिट्स में ब्रिक्स के अलावा अन्य देश भी हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की 15वीं बैठक कई मामलों में अहम है। कोविड महामारी के बाद पहली बार इसे इन पर्सन आयोजित किया जा रहा है। इसी दौरान रूस यूक्रेन युद्ध भी 2022 में शुरू हुआ है। रूस ब्रिक्स का संस्थापक और अहम सदस्य है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के सत्ता में आने के बाद ब्रिक्स की पहली बैठक है। लूला डी सिल्वा ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के मुकाबले ज्यादा सोशलिस्ट और एंटी वेस्ट रवैये के हिमायती हैं। भारत के लिए भी ये बैठक कई मायनों में अहम है। 2020 में भारत और चीन के बीच शुरू हुए LAC विवाद के बाद ये पहली इन पर्सन बैठक है। साथ ही भारत की मेजबानी में होने वाली G20 की बैठक से पहले आयोजित हो रही है। भारत G20 में ब्रिक्स के सभी नेताओं की मौजूदगी चाहता है। 25 अगस्त से प्रधानमंत्री की ग्रीस की यात्रा शुरू होगी। 40 सालों में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा होगी। CJI ने तमिलनाडु को वायदा किया है कि कावेरी नदी के पानी को छोड़े जाने को लेकर एक बेंच का गठन किया जाएगा। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का आदेश दिया जाए। बेंच के गठन के बाद कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस मामले पर डायरेक्शन के लिए आदेश दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णयन का प्रावधान है। अनुच्छेद 262 भारतीय संविधान के भाग 11 का हिस्सा है और भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद के तहत संसद अंतरराज्यीय जल विवाद या नदी घाटी में उपयोग, बंटवारे और नियंत्रण को लेकर प्रावधान कर सकती है। साथ ही संसद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट को सुनवाई से वंचित कर सकती है। इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संसद ने 2 एक्ट पारित किए हैं, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 केंद्र सरकार को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी घाटी या नदी जल विवाद के मामले पर एडहॉक ट्रिब्यूनल के गठन की शक्ति देता है। ट्रिब्यूनल का फैसला पार्टीज पर बाध्यकारी होता है। सरकार इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को संशोधित करने के मकसद से द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 भी लेकर आई है। आपको बता दें कि कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी रेंज में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया की मेडिसिन रेगुलेटर संस्था ने एक मेडिकल एडवाइजरी जारी की है। इसमें ऐसे मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट जिनमें हल्दी या उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट करक्यूमिन लेने पर लिवर इंजरी के मामले सामने आने की बात कही गई है। संस्था के पास 18 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें हल्दी या फिर करक्यूमिन को कंज्यूम करने पर लिवर से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश नहीं है जहां इस तरह के मामले सामने आए हैं। फ्रांस में भी हेपेटाइटिस के 20 के लगभग मामले देखे गए थे। उस रिपोर्ट के मुताबिक हल्दी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए बाइल जूस का उत्सर्जन बढ़ा देती है। इसलिए बाइल डक्ट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हल्दी अवॉइड करनी चाहिए। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने एक 60 केजी के वयस्क के लिए प्रतिदिन 180 मिलीग्राम करक्यूमिन की मात्रा सुरक्षित बताई है। आपको बता दें कि टर्मरिक यानी हल्दी जिंजर फैमिली का पौधा है। दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानिक इस पौधे को व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है। इसके अंडरग्राउंड तने को मसाले और पारंपरिक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। हल्दी को पारंपरिक दवाओं में त्वचा, जोड़ों के दर्द और पाचन तंत्र के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्दी का मुख्य तत्व करक्यूमिन होता है। इसे पीला रंग करक्यूमिन की वजह से ही हासिल होता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। 21 अगस्त को हर साल सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। आमतौर पर 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। WHO के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में सीनियर सिटीजन 8.6% की हिस्सेदारी रखते हैं। समाज में संयुक्त परिवार की टूटती अवधारणा ने सीनियर सिटीजन के लिए अकेलेपन और उपेक्षा की समस्याएं पेश की हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। स्पेन ने यह खिताब इंग्लैंड को हराकर जीता। स्पेन ने इस खिताब पर पहली बार जीत दर्ज की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित रोजगार मेले को वर्चुअल तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुंबई में दुनिया के सबसे ऊंचे रिहैबिलिटेशन टावर का निर्माण किया जा रहा है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी महालक्ष्मी स्थित धोबी घाट पर 42 मंजिला टावर बना रही है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है? स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी को प्रयोग के लिए जड़ से प्राप्त किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। इससे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का इलाज संभव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए अब देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग किस शहर में बनाई गई है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? सही जवाब है विकल्प डी यानी बेंगलुरु। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज संस्थानों को 73वें संविधान संशोधन के जरिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ग्राम पंचायत की बैठक सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है इसका विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। ग्राम पंचायत की बैठक सचिव के द्वारा बुलाई जाती है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट एसओपी पेश किया था। इसमें सरकार से संबंधित मामलों में न्यायिक आचरण कैसा हो, इस पर बात की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि एसओपी के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि सरकार कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा को कैसे कंडक्ट करें, यह सिखाना चाहती है। इस पर सरकार ने सफाई पेश की है कि एसओपी से सरकार सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि छोटे मोटे कारणों के लिए सरकार के अधिकारियों को कैसे समन किया जाए। जुडिशियल रिव्यू को सीमित या डिक्टेट करने जैसी सरकार की योजना नहीं है। गौरतलब है कि जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जिसके जरिए कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें शामिल होती हैं। यदि कानून संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका इन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं है। हालांकि संविधान के कई अनुच्छेदों के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को यह शक्ति हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना है। इसे संविधान संशोधन के जरिए भी सीमित नहीं किया जा सकता। यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने नवजात शिशुओं को आरएसवी यानी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से सुरक्षित करने के लिए पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाएगी। इससे नवजात शिशुओं को जीवन के पहले 6 महीनों में आरएसवी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित किया जा सकेगा। वैक्सीन का निर्माण फाइजर कंपनी के द्वारा किया गया है। आरएसवी बच्चों और नवजात शिशुओं में बीमारियों का मुख्य कारण है। इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। आरएसवी से सुरक्षा के लिए वैक्सीन मौजूद हैं। हालांकि ये वैक्सीन जन्म के बाद दी जाती हैं। हालिया मंजूर वैक्सीन पहली और इकलौती वैक्सीन है जो मैटरनल इम्यूनाइजेशन यानी मातृत्व प्रतिरक्षा मुहैया कराती है। आपको बता दें कि आरएसवी एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो हल्के सर्दी खांसी के लक्षण उत्पन्न करता है। इसमें लोग 1 या 2 हफ्तों में रिकवर हो जाते हैं। हालांकि नवजात शिशु और बुजुर्गों के मामले में यह वायरस गंभीर हो सकता है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। भारत सरकार मेरा बिल मेरा अधिकार इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करने जा रही है। योजना के तहत 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक का कैश प्राइज दिया जाएगा। योजना 6 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 1 सितंबर से शुरू की जाएगी। योजना का मकसद ग्राहकों को हर खरीद पर बिल मांगने के लिए मोटिवेट करना है। जब भी किसी वस्तु या सेवा की खरीद हो, ग्राहकों द्वारा पक्का बिल मांगा जाए। इसमें जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा जारी किए गए बिल्स को मान्यता दी जाएगी। न्यूनतम खरीद 200 रुपए की होनी चाहिए। योजना के तहत ग्राहकों को कैश प्राइज के लिए लकी ड्रॉ से चुना जाएगा। एक व्यक्ति अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। बिल पर विक्रेता का जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, अमाउंट पेड और टैक्स मेंशन होना चाहिए। आपको बता दें कि 1 नेशन 1 टैक्स की अवधारणा पर 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू किया गया था। इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर है। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स यानी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। पहले केंद्र और राज्य सरकारें वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे अलग अलग टैक्स लगाती थीं। जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स
या फिर गंतव्य आधारित कर है, यानी वस्तु या सेवा जहां बिकेगी वहीं पर टैक्स लगेगा। वस्तु का उत्पादन कहां हो रहा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जर्मन एम्बेसी ने भारत की डिजिटल अवसंरचना की तारीफ ट्विटर यानी एक्स पर की है। दरअसल जर्मनी के डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूपीआई के सरल प्रयोग से प्रभावित हुए हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में अटैच करने की सुविधा देती है। इससे सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट भुगतान सरीखे एप्लीकेशन को करने में आसानी होती है। यह पीयर टू पीयर लेन देन को भी पूरा करता है, जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल्ड और भुगतान किया जा सकता है। इसके जरिए 24 घंटे इंस्टेंट पेमेंट की जा सकती है। श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने भारत के साथ यूपीआई को लेकर समझौते किए हैं। यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा तैयार किया गया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत किया गया है। यह भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अधोसंरचना बनाने के लिए आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हमने 16 अगस्त के न्यूज एट 9 में इक्वाडोर के यासुनी नेशनल पार्क से संबंधित एक खबर कवर की थी। यासुनी नेशनल पार्क को लेकर हुए रेफरेंडम में 90% वोट्स की काउंटिंग हो गई है। इक्वाडोर के हर 10 में से 6 लोगों ने ऑयल ड्रिलिंग को नकारा है। यासुनी नेशनल पार्क को दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्रों में स्थित माना जाता है। यहाँ पर अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से मिलती है। इस नेशनल पार्क में इक्वाडोर के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 22 अगस्त से सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हो रही है। इसमें बेरोजगार युवाओं को कौशल सिखाए जाने की योजना है। कौशल के साथ युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए का अलाउंस भी दिए जाने की योजना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने भारत एनसीएपी यानी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका मकसद 3.5 टन तक वजन वाले व्हीकल्स में सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में इजाफा करना है। स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2023 का आयोजन 20 से 24 अगस्त के बीच किया जा रहा है। सालाना होने वाले इस इवेंट का आयोजन स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी सीवी के द्वारा किया जाता है। इस साल की थीम सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड रखी गई है। इसका आयोजन साल 1991 से किया जा रहा है। ये वैश्विक स्तर पर जल संबंधित मुद्दों के लिए लीडिंग कॉन्फ्रेंस है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बनते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, निगम कर या फिर पूंजीगत लाभ कर। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने की न्यायपालिका का अधिकार। विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायपालिका द्वारा सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने से पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। या फिर न्यायपालिका द्वारा समान या फिर भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और इनके सही जवाब क्या हैं। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश बना है? स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। सही जवाब है विकल्प ए यानी स्पेन। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्दी को प्रयोग के लिए जड़ से प्राप्त किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। इससे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का इलाज संभव है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल एक कथन सही है। हल्दी को प्रयोग के लिए तने से प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के इलाज के संबंध में कोई दावा अभी तक नहीं किया गया है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया है। 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग काफी ट्रिकी है। हाल ही में रूस का लूना 25 इस तरह की लैंडिंग के प्रयास में असफल हो गया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कीमती तत्व और बर्फ के बड़े संसाधन मौजूद हैं। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से
14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है, जिसका मकसद चंद्रमा की धरती पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 3 में इस तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं जो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के केमिकल कंपोजिशन की जानकारी जुटा पाए। थाईलैंड की संसद ने श्रेथा थाविसिन को प्रधानमंत्री चुना है। वे थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बने हैं। थाईलैंड की संसद द्विसदनीय है। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह अपनी सीमा म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से साझा करता है। थाईलैंड अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी सीमा बनाता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का एक इनलेट है। थाईलैंड का दक्षिणी हिस्सा मलय पेनिनसुला के कुछ भाग को कवर करता है। साल 1939 तक थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था। इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया को दो भागों में बांटकर देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। म्यांमार मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट दोनों का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया के ये सभी 10 देश मिलकर आसियान बनाते हैं। बीते दिनों विद्यार्थियों की सुसाइड की खबरें लगातार चर्चा में रहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी की मौत का कारण रैगिंग बताया जा रहा है। वहीं कोटा के हॉस्टल्स में एंटी सुसाइड डिवाइसेज इंस्टॉल की गई हैं। यूजीसी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से तकरीबन 25 विद्यार्थियों की सुसाइड का कारण रैगिंग है। साल 2001 में विश्व जागृति मिशन ने रैगिंग के खिलाफ एक PIL दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को शिक्षण संस्थानों में व्याप्त खतरा बताया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को परिभाषित किया था। रैगिंग एक ऐसा व्यवहार है जिसमें किसी के साथ अशिष्ट या चिढ़ाने वाला बिहेव लिखकर या बोलकर या किसी अन्य तरीके से किया जाता है, जिससे छात्र के मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव या उसके लिए कठिनाई पैदा हो। उसे किसी ऐसे काम को करने के लिए भी कहा जा सकता है जो उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बने। रैगिंग सीनियर्स द्वारा सैडिस्टिक प्लेजर के लिए जूनियर्स के ऊपर अथॉरिटी या फिर शक्ति का प्रदर्शन करने के मकसद से की जाती है। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रैगिंग का एक और मामला आया। इसके बाद RK राघवन की अध्यक्षता में एंटी रैगिंग कमेटी गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जारी की थी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थाओं को संस्था के स्तर पर रैगिंग को रोकने के प्रावधान करने होंगे। संस्थाओं को एंटी रैगिंग कमेटी का गठन करने के लिए भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति एंटी रैगिंग कमेटी के द्वारा दोषी पाया जाता है तो 24 घंटे के भीतर FIR दायर करनी होती है। आपको बता दें कि इंडियन पीनल कोड यानी IPC के तहत रैगिंग कोई विशिष्ट अपराध नहीं है। हालांकि IPC के अन्य प्रावधानों के तहत इसके लिए दंड दिया जा सकता है। ब्रिक्स की 15वीं बैठक का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जा रहा है। इसकी थीम ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म रखी गई है। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी संस्था के तौर पर तैयार करने की बात कही है। इसके लिए ब्रिक्स में शामिल देशों को भी फ्यूचर रेडी होना होगा। इसमें तकनीक की अहम भूमिका होगी। उन्होंने ब्रिक्स के सभी देशों से G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए सहयोग देने की बात कही है। भारत ने ब्रिक्स के एजेंडे में कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिनमें रेलवे रिसर्च नेटवर्क, क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन MSMEs, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप फर्म्स शामिल हैं। इसके अलावा भारत के द्वारा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम भी प्रस्तावित किया गया है। ये स्पेस रिसर्च और वेदर मॉनिटरिंग पर फोकस करेगा। भारत ने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अहम बताया है। ब्रिक्स के एक्सपेंशन यानी अन्य देशों को शामिल करने का प्रस्ताव चीन के द्वारा किया गया। भारत ने इस पर सभी की सहमति से एक्सपेंशन को तरजीह दी है। इस दौरान ब्रिक्स कॉमन करेंसी को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सबसे पहले ब्रिक शब्द का प्रयोग वर्ष 2001 में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। ब्रिक्स देश वैश्विक जनसंख्या में लगभग 40% तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 की हिस्सेदारी रखते हैं।
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका मकसद ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक्सेलरेट करना है। मिशन के तहत मिजोरम भारत में पहला राज्य बना है जहां पर ABDM माइक्रोसाइट्स को ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है। ABDM की पहली माइक्रोसाइट आइजॉल में शुरू की गई है। अब इस माइक्रोसाइट्स के जरिए सभी हेल्थ केयर सुविधाओं को ABDM इनेबल किया जाएगा। इन सुविधाओं में प्राइवेट क्लिनिक्स, छोटे हॉस्पिटल्स और लैब्स शामिल हैं। इसके जरिए मरीजों को डिजिटल हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराई जाएगी। माइक्रोसाइट को यूनिवर्स ऑफ हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स के तौर पर जाना जाता है। हेल्थ केयर स्टेक होल्डर्स में सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, लैब्स और फार्मेसीज शामिल हैं। इसका मकसद ABDM को लागू करने में आ रही चुनौतियों को दूर करना है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का प्रयोग करके गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। आइए जल्दी से देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल के लिए समझौता किया गया है। वे देश के लोगों को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जागरूक करेंगे। प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। उन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 से नवाजा गया था। यह इस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दास व्यापार की त्रासदी को याद करना है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, RK राघवन समिति का संबंध किस विषय से है? शिक्षा, रैगिंग, शोध क्षेत्र या फिर जनजातियों के कल्याण से? अगला सवाल है, चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 किसी भी देश द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। अफ्रीकी संघ ने संवैधानिक व्यवस्था की बहाली तक नाइजर को अपने सभी संस्थानों और कामकाजों से निलंबित कर दिया है। दरअसल नाइजर की सेना ने करीब 4 सप्ताह पहले वहां के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को सत्ता से बेदखल कर दिया था और खुद सत्ता पर काबिज हो गई थी। नाइजर पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में चाड, दक्षिण में नाइजीरिया से लगती है, जबकि दक्षिण पश्चिम में यह बेनिन और बुर्किना फासो के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं पश्चिम में माली और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया से इसकी सरहद लगती है। 1960 में आज़ादी मिलने से पहले तक नाइजर एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। नाइजर का नाम नाइजर नदी से लिया गया है जो इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग से होकर बहती है। नाइजर का 80% से ज्यादा इलाका सहारा रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ की जलवायु आमतौर पर उष्णकटिबंधीय होने के साथ रेगिस्तानी, गर्म और शुष्क है, जबकि अर्थव्यवस्था के मामले में यह विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। हालांकि यहाँ कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। इनमें सोने के भंडार और वैश्विक यूरेनियम उत्पादन का एक अहम भाग शामिल है। फुलानी, कनूरी, हौसा, अरब एवं टूबो यहाँ के प्रमुख जातीय समूह हैं। अफ्रीकी संघ अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देशों से बना एक महाद्वीपीय निकाय है। सितंबर 1999 को लीबिया में सिरते घोषणा के जरिए इसकी स्थापना का ऐलान किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना 26 मई 2001 को इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में की गई, जबकि 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इसे अफ्रीकी एकता संगठन को रिप्लेस कर लाया गया है। इसका मकसद अफ्रीकी महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को ICRIER यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के सहयोग से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 10 सालों में भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, मगर महामारी के बाद से ऐसे फूड्स की बिक्री में फिर से तेजी देखी गई। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाद्य उत्पादों की एक ऐसी श्रेणी है जिसका बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग किया जाता है। यह प्रोसेसिंग फूड की प्राकृतिक अवस्था को बदल देता है। प्रोसेस्ड फूड आमतौर पर नमक, तेल, चीनी या दूसरे पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं। इनमें स्नैक्स, सोडा, फास्ट फूड आइटम्स, डिब्बाबंद सब्जियां और ब्रेड इत्यादि शामिल हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में बड़े पैमाने पर प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल टेस्ट, कलर और स्वीटनर आदि को मिलाया जाता है।
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाने से मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं, टाइप 2 की डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आदि पैदा होती हैं। FSSAI ने हाल ही में न्यूट्रास्यूटिकल्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की चुनौतियों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त 2023 से शाम 6 बजे हो चुकी है। बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सुनामी से तबाह हुए फुकुशिमा दाइची परमाणु रिएक्टर द्वारा ट्रीटेड रेडियो एक्टिव पानी का पहला बैच प्रशांत महासागर में छोड़ा गया। साल 2011 में आए एक बड़े भूकंप और सुनामी के चलते फुकुशिमा दाइची परमाणु रिएक्टर में हादसा हो गया था और इसे बंद करना पड़ गया था। यह रिएक्टर जापान के पूर्वी तट पर राजधानी टोक्यो से करीब 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। वर्तमान में इसके पानी को आल्प्स यानी एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के इस्तेमाल से शुद्ध किया जाता है। इस तकनीक से रेडियो एक्टिव एलिमेंट ट्रीटियम को छोड़कर करीब पूरे पानी को फिल्टर कर दिया जाता है। ट्रीटियम एक हाइड्रोजन आइसोटोप है। इसकी आयु लगभग 12.5 साल होती है। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे पानी से अलग करना काफी मुश्किल है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक प्रकार के विद्युत संयंत्र हैं। इसमें बिजली बनाने के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। परमाणु विखंडन में परमाणु टूटकर छोटे परमाणु बनाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है। इस भाप की सहायता से टरबाइन को चलाया जाता है। जैसे ही टरबाइन चलते हैं वे जनरेटर को चालू कर देते हैं जिससे बिजली पैदा हो जाती है। यह पूरी प्रक्रिया परमाणु रिएक्टर के भीतर होती है। रिएक्टर के केंद्र में ईंधन के रूप में आमतौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। परमाणु रिएक्टर में भाप को ठंडा करने के लिए एक अलग संरचना मौजूद होती है जिसे कूलिंग टावर कहते हैं। कूलिंग टावर भाप को फिर से पानी में बदल देता है। इसके लिए वह तालाबों, नदियों या समुद्र के पानी का इस्तेमाल करता है, जबकि बदले हुए ठंडे पानी का इस्तेमाल फिर से भाप बनाने के लिए किया जाता है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग या विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित कर दी है। यह कार्रवाई भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव नहीं होने की वजह से की गई है। कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित होने के चलते आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान भारत के झंडे तले नहीं खेल सकेंगे। उन्हें न्यूट्रल एथलीट के रूप में भाग लेना होगा। ब्रिक्स में 6 नए सदस्य शामिल हो गए हैं। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया है। ये सभी देश जनवरी 2024 से इस संगठन के आधिकारिक सदस्य होंगे। अभी तक ब्रिक्स में ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय न्याय विभाग की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ने रेप और पॉक्सो अधिनियम के 1.74 लाख मामलों का निपटारा किया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे अक्टूबर 2019 में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानून और न्याय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटियम एक यूरेनियम आइसोटोप है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जो संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सदस्य नहीं होते हैं उनके पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सकते। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था आर.के. राघवन समिति का संबंध किस विषय से है? शिक्षा, रैगिंग, शोध क्षेत्र या फिर जनजातियों के कल्याण। सही जवाब है विकल्प बी यानी रैगिंग। अगला सवाल था चंद्रयान 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 किसी भी देश द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला मिशन है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन है। फिक्की मिलेट कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव की थीम मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स रखी गई थी। इस मौके पर मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली मौजूद रहे।
उनके मुताबिक मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को लेकर यह एक मिथ है कि ये जानवरों या पक्षियों का भोजन है। उन्होंने दावा किया कि यदि कोई व्यक्ति मिलेट खाता है तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मिलेट पूरे ग्रह का भोजन है। इसमें मौजूद फाइबर शरीर को साफ करने में मददगार होता है। गौरतलब है कि बजट 2023-24 में भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक हब बनाने की बात कही गई है। मोटे अनाज की ब्रांडिंग श्री अन्न के तौर पर की जाने की योजना बजट में की गई थी। इसके लिए हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने मोटे अनाजों के कई लाभ बताए हैं। मिलेट एंटी एसिडिक और ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इनमें मौजूद विटामिन B3 यानी नियासिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये ब्रेस्ट कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में मददगार हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने में भी ये कारगर हैं। हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में मददगार हैं। अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों को भी रोकने में इनसे मदद मिलती है। किडनी, लिवर और प्रतिरक्षा तंत्र को ऑप्टिमाइज करने में भी ये मददगार हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और एक्सेस गैस की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, काकुम, सावा, कोदो, कुटकी और चेना या फिर बड़ी शामिल है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से किया गया। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज तक हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। इसका वजन 154 kg, लंबाई 12.6 फुट, व्यास 7 इंच और मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की खासियत है कि इसमें हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम है। साथ ही यह इस मामले में एक अत्याधुनिक मिसाइल है कि यह सुपरसोनिक गति से चलती है। इसमें एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस के साथ सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी लगा है। साथ ही यह दुश्मन के रडार से बचने के लिए स्मोकलेस प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को तेजस पर लगाने से तेजस की लड़ाकू क्षमता में गजब की बढ़ोतरी होगी। हथियारों के आयात पर से भारत की निर्भरता भी इससे कम हो जाएगी। मिसाइल को तेजस के साथ एकीकृत करने के अलावा Su-30, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे अन्य लड़ाकू विमानों पर भी लगाया जाएगा। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त से शाम 6 बजे हो चुकी है। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। ये बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। साल 2023 में कई लूनर मिशन लाइनअप हैं। 2023 को ईयर ऑफ द मून कहा जा रहा है। पिछले 2 महीनों में चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 भेजा गया है, जिसमें से चंद्रयान 3 को सफलता हाथ लगी तो लूना 25 फेल रहा। इन दोनों के अलावा इसी साल और 4 लूनर मिशंस भेजे जाने हैं। इसमें USA का CLPS यानी कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज और लूनर ट्रेलब्लेजर शामिल हैं। इसके अलावा चीन का लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून शामिल हैं। वहीं साल 2024 में इजराइल से बेयरशीट 2, USA का वाइपर यानी वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन, चीन का चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चांग E6 प्लान्ड है। चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन दुनिया के कई मामलों में अहम है। चंद्रमा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व भी है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम-3, पानी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे संसाधन मौजूद हैं। पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की होती कमी ने इंसानों की दूसरे ग्रहों पर संसाधनों की तलाश को बढ़ावा दिया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारे सौर मंडल में मौजूद 200 से ज्यादा उपग्रहों में आकार में 5वें नंबर पर आता है। चंद्रमा पृथ्वी के बाहर इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंसान पहुंच सका है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है।
एनटीसीए ने राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व होगा। नए टाइगर रिजर्व का एरिया 1058 स्क्वायर किलोमीटर होगा। वहीं कोर एरिया 368 किलोमीटर स्क्वायर और बफर एरिया 690 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। जिस फॉरेस्ट एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वहां पर वर्तमान में 9 टाइगर्स मौजूद हैं। टाइगर रिजर्व में कोर जोन बेहद अहम माना जाता है। इसमें वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कड़े प्रतिबंध लगाता है। बफर जोन कोर जोन से लगा हुआ एरिया होता है। यहाँ पर इको टूरिज्म, सतत कृषि और फॉरेस्ट्री जैसी गतिविधियों की इजाजत होती है। इस जोन में इंसान और जानवर को एग्जिस्ट करते हैं। राजस्थान में पहले से रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व शामिल हैं। एनटीसीए की वेबसाइट के मुताबिक भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। इन टाइगर रिजर्व्स का कुल एरिया भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.3% के करीब है। वर्तमान में दुनिया की कुल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 75% भारत में है। टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व्स में सबसे ज्यादा टाइगर्स जिम कॉर्बेट में हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्रीस पहुंचे हैं, जहां उन्हें ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन साकेलारोपूलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा है। साल 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी फिल्म को मिला है। कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को दिया गया है। मेटा यानी फेसबुक ने एक एआई टूल कोड एल लामा लॉन्च किया है। ये टूल कोडिंग में मददगार साबित होगा, साथ ही रिसर्च एंड कॉमर्शियल कामों के लिए फ्री रहेगा। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, वाइपर CLPS बेयरशीट जैसे पद खबरों में रहे हैं, ये संबंधित हैं चंद्रमा से संबंधित मिशन, एलियंस से संबंधित मिशन, ब्लैक होल से संबंधित मिशन या फिर अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करने के मकसद से भेजे गए मिशन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सतत कृषि की अनुमति होती है। डॉक्टर खादर वली को मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे और उनके सही जवाब क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटियम एक यूरेनियम आइसोटोप है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जो संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सदस्य नहीं होते हैं उनके पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकते। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन इसमें सही है।